हेलो स्टूडेंट्स। कल की जो हमारी क्लास थी, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो किस पर बेस्ड था? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद अ चार्ज पार्टिकल, है ना, दैट इज एक्सेलरेटेड बाय वी वोल्ट। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि अगर हम अब तक हम किन किन के लिए कर चुके हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस किस के लिए निकाल चुके हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, फिर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, एंड देन फिर वी वोल्ट से एक्सेलरेटेड स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल के लिए। समझ में आ गई? और इसके लिए अपन ने जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था वो था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2 m0 QV। यहाँ पे m0 उस चार्ज पार्टिकल का मास है जिसको आप एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है, और स्मॉल q उसका चार्ज है, और v आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने वोल्ट से आपने पर्टिकुलर पार्टिकल को, जो भी आपने यूज किया है, उसको एक्सेलरेट किया है। समझ में आ गई बात आपको? तो इसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉन को फॉर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन में आपके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फाइंड आउट कर चुके थे हम, ठीक है, और मैंने आपको होमवर्क दिया था एक्सेलरेटेड प्रोटॉन के लिए और एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल के लिए आपको निकालना था। तो आई होप जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, जो साथ साथ मेरे चल रहे हैं, तो उन्होंने ये एक्सेलरेटेड प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए फाइंड आउट कर लिया होगा कि कितना इसकी वेवलेंथ होगी। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, अच्छा, अब मैं आंसर बता देती हूँ आपको। मेरा काम सिर्फ क्या है, आंसर बताने का, ठीक है, और किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। मैं आंसर बता देती हूँ आपको। तो भाई सबसे पहले मैं बता देती हूँ, अच्छा, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल में एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन के बारे में आ जाए आपको और वेवलेंथ पूछे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछे, वी दे रखा होगा, या फिर आपसे वी पूछेगा, वेवलेंथ दे रखी होगी, इन दैट केस आपको ये बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रम का यूज करेंगे। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से प्रोटॉन के लिए और इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल के लिए भी ये डिसाइडेड होता है। प्रोटॉन के लिए जो होता है ये, फॉर प्रोटॉन का मैं बता रही हूँ, प्रोटॉन के लिए होता है ये 0.286 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रम। समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं करना आपको। ये जो फॉर्मूला है इसमें आप h रखेंगे, h आपका डिसाइडेड है ऑलरेडी, 2 आपका है ही कांस्टेंट, m0 प्रोटॉन का आप मास रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन का मास कितना होता है। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये आपको प्रोटॉन का मास रखना है, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज वही Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। इन सब चीज़ों को जब आप कैलकुलेट करेंगे रख करके तो आपका लैम्डा ये आएगा। समझ में आ गई? इसके बाद ये तो हो गई प्रोटॉन के लिए, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके बाद आपको एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल के लिए पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल में आपको पता होना चाहिए कि जो उसका चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का कितना होता है, डबल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं भाई? 2He4 यानी कि द्विधनावेशित हीलियम आयन होते हैं, यानी कि He2+ जो है वो आपका अल्फा पार्टिकल होते हैं। द्विधनावेशित हीलियम आयन क्या कहलाते हैं? अल्फा पार्टिकल कहलाते हैं। तो इन पर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, यानी कि जो Q होता है दैट इज डबल ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और इनका जो मास होगा वो कितना होगा? मास कितना होगा भाई इनका? अगर आप इनका मास कैलकुलेट करेंगे तो मास कितना होगा? अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का कितना होगा? 4 गुना होगा। होगा कि नहीं होगा? है भाई? क्यों होगा? क्योंकि देखो ना, 2He4 दो तो बता रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और 4 इसका एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल होता है ना, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। एक का 1.672 होता है, एक का 1.674 होता है, तो जनरली 1.67 ही यूज़ किया जाता है। अगर बहुत ही प्रिसाइसली हम उस चीज़ को क्या करना चाहते हो कैलकुलेट, तो 1.672 और 4 लिख देते हैं। समझ में आ रही है? तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि इसका जो मास होगा, अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वो प्रोटॉन के मास का कितना होगा? 4 गुना। लेकिन इसका जो आवेश होगा Q अल्फा वो क्या होगा? प्रोटॉन के चार्ज का डबल होगा। समझ में आ गई? तो आप जब इनको इन सब फॉर्मूला में रखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका अल्फा पार्टिकल के लिए वो आएगा 0.1012 अपॉन √v एंगस्ट्रम। सो दिस इज
this is the de Broglie wavelength for proton, accelerated proton, this is for accelerated alpha particle। समझ में आ गई बात आपको? इसमें जो जो डेटा आपको काम में आएगा वो मैंने बता दिया है। अब कैलकुलेट करना तो भाई आप ही को पड़ेगा, थोड़े बहुत हाथ पैर तो आपको भी चलाने पड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी पका पका है सब कुछ मिलता है। ठीक है भाई, चले इसके बाद अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस दैट इज कॉल्ड डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई, किसी किसी किताब में क्या करते हैं कि इसको डेविसन जर्मर की जगह गर्मर लिखा हुआ होता है ना, वो उसकी कुछ नहीं, वो हिंदी में आप जानते हो जी को जय भी बोला जाता है और गै भी बोला जाता है ना, तो एक्चुअल नेम इसका है डेविसन जर्मर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैटर वेव्स, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैटर वेव्स, है ना, और वो है क्या, दैट इज डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन आई नहीं आएगा, है ना, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो कंक्लूजन तो पढ़ेंगे ही, तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड इट्स कंक्लूजन। ठीक है, यानी कि द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन, उसको हम करेंगे किससे, बाय डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डेविसन जर्मर प्रयोगों के द्वारा हमें वेरिफिकेशन करना है मैटर वेव्स का। ठीक है भाई, चलें अभी इसमें आप समझें कि उन्होंने शुरुआत कैसे की होगी, डेविसन जर्मर को ये आइडिया कैसे आया होगा कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करें मैटर वेव्स का। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने आधार किसको बनाया, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को। और डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि हर पार्टिकल से एसोसिएटेड या उससे संबद्ध एक तरंग होती है। ठीक है, वो पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए हम उस तरंग दैर्ध्य को क्या नाम देते हैं, द्रव्य तरंग या फिर मैटर वेव्स, और उन्हीं वेव्स को डी ब्रॉगली तरंग कहा गया। समझ में आ रही बात। फिर हमने क्या किया, फॉर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल हमने क्या किया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट की। हमने नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए भी फाइंड आउट की, रिलेटिविस्टिक के लिए भी फाइंड आउट की, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल के लिए भी फाइंड आउट की, हमने चार्ज पार्टिकल के लिए भी फाइंड आउट की। लेकिन फिर भी हमने ये कहा कि हम हर किसी पार्टिकल के लिए मैटर वेव्स को नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि उनकी तरंग दैर्ध्य इतनी कम होती है जिसको हमारे पास जितना हाईली प्रिसाइज्ड जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एपरेटस है उससे नापना पॉसिबल नहीं होता। और हमें पता है कि हमारे पास मैक्सिमम जो हमारी कैपेसिटी है वो 10⁻⁻15 मीटर तक नापने की है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन ले हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उनसे संबद्ध जो तरंग होती है, यानी कि चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में उन्होंने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो तो केवल ये सिद्ध करना चाहते थे कि कण से संबद्ध तरंग होती है। समझ में आ गई। तो कण के रूप में उन्होंने किसको ले लिया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या कराया, एक्सेलरेट कराया। एक्सेलरेट मतलब पहले इसकी वेलोसिटी कम थी और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी को बढ़ाया अपने एपरेटस के थ्रू, और फिर उन्होंने उससे जो वेव बन रही है उस वेव को डिटेक्ट किया और उस वेव की वेवलेंथ को नापा। अगर ये सारा काम पॉसिबल हो रहा है दैट मीन्स डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस सही थी, अदरवाइज रॉन्ग थी। समझ में आ रही बात। तो उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया अपने एपरेटस के थ्रू, और उन्होंने ये देखा कि उन्होंने पहले तो अनुमान लगाया कि अगर इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जाए या उसको एक्सेलरेट कराया जाए तो उससे जो संबद्ध तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो एक्स रे, यानी कि जो एक्स किरण होती है उनकी तरंग दैर्ध्य की कोटि की होती है। समझ में आई बात। उन्होंने पहले इस चीज का अनुमान, भाई आप कोई भी एक्सपेरिमेंट, ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई सपना आ जाएगा, पहले आपको कोई आइडिया आएगा कि भाई ऐसा होगा, फिर आप उसको चेक करने के लिए ही तो अपने हिसाब से एपरेटस बनाते हो। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग में पहले कुछ है और उसको प्रूव करते हो आप अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन।
समझ में आ रही है। तो उन्होंने आधार तो बनाया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को, फिर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को सेलेक्ट किया, एक पार्टिकल को, और फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर वास्तव में किसी पार्टिकल से वेव अगर एसोसिएट है तो हम एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लेते हैं और इसकी सबसे पहले वेवलेंथ को, अगर इसको मूव करा रहे हैं तो इससे संबद्ध जो तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य नापते हैं, और हमने देखा है कि उसकी तरंग दैर्ध्य लगभग जो आती है वो एक्सरे की जो तरंग होती है उसके लगभग रेंज की आती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में ऐसा पॉसिबल है तो हम अब अपना एक एपरेटस बनाएंगे, उससे फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कराएंगे, एक्सेलरेट कराएंगे, एंड देन फिर हम देखेंगे उससे जो हमें वेव डिटेक्ट होती है तो क्या उसकी वेवलेंथ एक्सरे की जितनी आती है या ऊपर नीचे आती है या कम ज़्यादा आती है। ये चीज़ को सेट करने के लिए उन्होंने फिर अपना एपरेटस बनाया। बात समझ में आई आपको। तो पहले अनुमान लगाया कि उनकी लगभग तरंग दैर्ध्य जो होती है वो एक्सरे की जितनी होती है, तो क्या हम इसको नाप सकते हैं। समझ में आ रही है बात आपको। तो ये चीज़ें समझना जरूरी है, ऐसे एकदम से हम एक्सपेरिमेंट पे नहीं कूद सकते कि है क्या, तो पहले उसका बेस समझो कि बेस क्या है। समझ में आ गई। अब आप आओ एक्सपेरिमेंट पे कि उन्होंने अपना एपरेटस क्या बनाया था। देखें, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि अगर इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव डिटेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो फिर उसको अगर किसी क्रिस्टल से टकराया जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया और इलेक्ट्रॉन को उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर क्रिस्टल से टक्कर करवाई, फिर टक्कर से क्या हुआ, वेव डिफ्रैक्ट हुई, डिफ्रैक्ट मतलब विवर्तन हुआ उसका, और विवर्तन करने के बाद उन्होंने उसको डिटेक्टर यानी कि संसूचक पे उन्होंने उससे संबंधित जो वेव है उसको डिटेक्ट किया। बात समझ में आ गई आपको। तो एपरेटस क्या था वो सुनो। सबसे पहले तो मुझे एक्सेलरेट कराना है इलेक्ट्रॉन को, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन सोर्स चाहिए जहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन ले सकूँ बहुत सारे। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है डेविसन जर्मर का, उसके मेन एपरेटस में 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स, जिससे कि मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले सकूंगी, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। समझ में आ रही है बात आपको। ये जगह मैं खाली छोड़ के चल रही हूँ ताकि यहाँ पे मैं एपरेटस बना सकूँ। नंबर दो इसमें जो काम आया वो था आपका निकिल क्रिस्टल। इससे वो टक्कर करवाएगा। मैं बताऊंगी आपको कि निकिल ही क्यों उन्होंने सेलेक्ट किया, उसका भी रीजन है। ठीक है। नंबर तीन है आपका डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के लिए हम 2 चीज़ें में भी काम ले सकते हैं, या तो हम आयोनाइजेशन रूम काम में लेते हैं एक, अदरवाइज एक फेराडे कप आता है, और फेराडे कप जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स या उससे रिलेटेड वेव्स को इकट्ठा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के रूप में आप आयोनाइजेशन रूम को काम ले सकते हो, अदरवाइज एक डिटेक्टर कप काम में लेते हो। ठीक है। अब आप एक्सपेरिमेंट देखें कि सबसे पहले तो मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स या इलेक्ट्रॉन गन चाहिए। वो मिलेगी कहाँ से, वो देखिए आप। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक फिलामेंट होता है जिसको हम क्या करते हैं, गरम करेंगे तो तापायनिक उत्सर्जन होगा किसका, इलेक्ट्रॉनों का, यानी कि थर्मोआयनिक एमिशन के थ्रू एक फिलामेंट से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित या अमिट कराया जाता है। ठीक है। ये जो फिलामेंट होता है दैट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, जिससे हम हमारे चार्ज पार्टिकल को किसी भी V वोल्ट से एक्सेलरेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। एक स्टेप समझना, फिर उससे क्या भूलोगे नहीं, भूलने के चांसेस उससे खत्म हो जाते हैं। ठीक है। फिर जो है इसको हमने कनेक्ट किया क्योंकि हमें बीम बनानी है, इलेक्ट्रॉन की बीम बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्लिट चाहिए। समझ में आ रही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले वो इन 2 स्लिट से होकर के गुजरे ताकि बीम बन जाए। बीम बनने से क्या होता है कि वेलोसिटी बढ़ जाती है, पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो जाता है। तो ये 2 स्लिट है S1 S2। इन यहाँ से पहले तो हमने क्या किया, थर्मोआयनिक अमिशन किया। दैट मीन्स हमने इस फिलामेंट को गर्म किया। फिलामेंट को गर्म करने से इलेक्ट्रॉन थर्मोआयनिक अमिशन या तापायनिक उत्सर्जन के द्वारा अमिट होंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे उनकी एक बीम बनाने के लिए या एक पुंज बनाने के लिए 2 स्लिट का यूज किया है हमने।
यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, पहले तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सभी दिशाओं में फैले हुए होंगे, पर वो जब इस स्लिट के बीच में से गुजरेंगे तो वो एक बीम बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? वो बीम जो है वो इससे पास होगी, ठीक है। फिर क्या होता है, इस बीम को टक्कर करवाई जाती है निकिल क्रिस्टल से। बात समझ में आ रही है? निकिल क्रिस्टल जो होता है वो एक शाफ्ट से कनेक्ट होता है ताकि इसको घुमाया जा सके, यानी कि ये जो शाफ्ट है ये ऐसे घूमती रहती है ना। अब ऐसे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। तो ये क्या है आपका निकिल क्रिस्टल, ये आपका क्या है, निकिल क्रिस्टल। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, इसको अपन जो है कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा सर्किट तो कंप्लीट हो। ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हुए, फिर वो स्लिट से गुजरे तो एक बीम बनी। वो बीम ने टक्कर की किससे, निकिल क्रिस्टल से। वो क्या कर रहा है, निकिल क्रिस्टल एक जगह नहीं है एक्चुअली, वो घूम रहा है। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रॉन बीम आए वो निकिल क्रिस्टल का जो जालक है, या जो निकिल क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल मतलब जालक, उससे अलग अलग एंगल पर टकराए। समझ में आ रही? फॉर डिफरेंट एंगल चेक करने के लिए उन्होंने निकिल क्रिस्टल को एक पर्टिकुलर जगह पर फिक्स ना करके उन्होंने उसको घुमाया। समझ में आ गई? फिर यहाँ से टक्कर करने के बाद निकिल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, प्रकीर्णित होंगे, स्कैटर भी होंगे, डिफ्रैक्ट भी होंगे, यानी कि प्रकीर्णित भी होंगे और विवर्तित भी होंगे। और यहाँ से टक्कर करने के बाद वो किसी एंगल पर यहाँ पे टकराएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक डिटेक्टर रखा हुआ होता है, और वो डिटेक्टर एक स्केल से कनेक्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, स्केल होता है। और यहाँ पे जैसे सपोज करो मैंने ये डिटेक्टर बना दिया और ये क्या होता है, ये स्केल होते हैं, इस पे ऐसे ऐसे लाइनें बनी हुई होती हैं, ऐसे ऐसे। समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये क्या है आपका, ये है आपका डिटेक्टर। समझ में आ गई? ये जो डिटेक्टर है दैट इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, और फिर इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। बात समझ में आई? तो सेटअप समझ में आया कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है एपरेटस का। सबसे पहले तो तापायनिक उत्सर्जन के द्वारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक फिलामेंट के थ्रू, फिर एक 2 स्लिट्स के थ्रू बीम बना करके, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे मिल जाती है हमें इलेक्ट्रॉन बीम। वो टक्कर करते हैं निकिल से, स्कैटर्ड और जो डिफ्रैक्ट होगी वो फिर इस एंगल पे डिटेक्टर पे इकट्ठी हो जाती है। अब डिटेक्टर के रूम में आप फेराडे कप ले सकते हो या आयनाइजेशन रूम ले सकते हो, और फिर उस तरीके से देखा जाता है कि वेव मिली है तो, और फिर कैलकुलेट की जाती है उससे रिलेटेड या उससे एसोसिएटेड जो भी तरंग दैर्ध्य होती है। बात समझ में आ गई? तो आज हमने क्या क्या देखा कि व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ डेविसन जर्मर, और उनके एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या अजम्पशन थे, क्या क्या उसमें पार्ट होते हैं एपरेटस के। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इन सब के क्या क्या काम है, इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स कैसे कैसे काम करता है। हालांकि मैंने बता दिया आपको एपरेटस बनाते टाइम ही, निकल क्रिस्टल किस तरीके से काम करता है, डिटेक्टर किस तरीके से काम करता है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द कंक्लूजन ऑफ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। ऐसे बेस बना के पढ़ोगे ना तो उससे क्या दिक्कत नहीं आती है आपको याद करने में, समझने में। अदरवाइज मैं सीधा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट लिख के एपरेटस पे बना देती तो आपको कुछ नहीं समझ में आता। समझ में आ रही है? तो ऐसे धीरे धीरे चलेंगे अपन तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो कल का भी मैं बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा इसके लिए रेडी रहें, प्रिपेयर रहे, पढ़ के थोड़ा बहुत। अब तो आई होप आपके पास बुक्स वगैरह आ गई होगी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, ठीक है भाई। बाकी तो मेहनत करते रहो, है ना। ओके, थैंक यू।